दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ललित, भरत और सुमाली की सजा। यह नहीं हो सकता। ललित के लिए अपने सामने के दृश्य पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा था। वह एक भूपाल मंडल का योद्धा था, तो उसके लिए आकर्ष की उम्र का पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो साफ देख पा रहा था कि आकर्ष की उम्र 100 वर्ष से कम थी। यहाँ पर ललित का शक और ज्यादा गहरा हो गया था, क्योंकि जिस तरह से रक्षक एल्डर कश्यप ने आकर्ष को संबोधित किया था और उसके बाद उसे जो स्थान देने का वादा किया था, इससे इतना तो स्पष्ट हो गया था कि आकर्ष उच्च श्रेणी के बाकी सभी रसायन शास्त्रियों से अलग है। ऐसा नहीं होता तो उसे उनके प्रमुख का पद क्यों दिया जाता? लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इतनी जल्दी आकर्ष रसायन शास्त्री बन कैसे गया था। किसी भी रसायन शास्त्री को अपने एक श्रेणी को पार करने में भी सैकड़ों वर्षों का समय लग जाता था, और यहाँ पर तो आकर्ष की पूरी उम्र ही 100 वर्ष से कम थी। आकर्ष की उम्र इस समय 60 वर्ष के आसपास थी। अब मृत्यु लोक में तो इस अवस्था में आदमी मध्य अवस्था में पहुंच जाता था, लेकिन देवतल में इस उम्र के व्यक्तियों को सिर्फ बच्चा माना जाता था। आखिरकार यहाँ पर सभी अमर थे, जिसका मतलब था कि जब तक कोई किसी को खत्म ना करे, प्राकृतिक रूप से किसी की भी मृत्यु नहीं होती थी। योद्धाओं की उम्र लाखों वर्ष तक होती थी। उनके सामने 60 वर्ष तो कुछ भी नहीं थे। ललित को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन विश्वास न करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। सुदर्शन देव गुरुकुल के रक्षक एल्डर कश्यप इस समय पूरी अद्वितीय भूमि के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में शामिल हो चुके थे। उनकी ताकत को देखते हुए उन्हें किसी के भी सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। ऊपर से जिस प्रकार से वह आकर्ष के साथ विनम्रता से बात कर रहे थे, यह तो और भी ज्यादा स्पष्ट कर दे रहा था कि आकर्ष का महत्व उनके लिए क्या है। इस समय पर गरुड़ साम्राज्य के राजा के मन में भी यही सब बातें चल रही थी, लेकिन उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर आकर्ष सुदर्शन देव गुरुकुल के रक्षक एल्डर कश्यप को इतने अच्छे से जानता था, तो फिर उसने मुकाबले में भाग क्यों लिया? वह सीधा ही उनके गुरुकुल में शामिल क्यों नहीं हो गया? तभी उन्हें अचानक से याद आया कि थोड़ी देर पहले आकर्ष ने उनके बेटे से क्या कहा था। आकर्ष उनके बेटे सूर्यवर्धन से किसी वादे को पूरा न कर पाने की बात कर रहा था। कहीं यह वादा यह ख्याल आते ही गरुड़ साम्राज्य के राजा गिरीश को थोड़ा बहुत अनुमान लग गया कि यह वादा किस बारे में रहा होगा। इधर आकर्ष को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग उसकी तरफ किस नजर से देख रहे हैं। उसकी नजर तो सिर्फ ललित पर थी। ललित ने महा की मांग करके एक प्रकार से आकर्ष को ललकार दिया था। एल्डर कश्यप, आप चाहते हैं ना कि मैं आपके सुदर्शन देव गुरुकुल में शामिल हो जाऊं? आपके देव गुरुकुल में शामिल होना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, पर आपको नहीं लगता कि इसके लिए आपको भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो मुझे आपके देव गुरुकुल में शामिल होने के लिए प्रेरित करें? आकर्ष ने सुदर्शन देव गुरुकुल के रक्षक एल्डर कश्यप की तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, भरत, ललित और सुमाली तीनों के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। तीनों कोई मूर्ख नहीं थे कि उन्हें यह बात भी समझ में ना आए कि आकर्ष एल्डर कश्यप से क्या कहने की कोशिश कर रहा था। वैसे ललित और सुमाली दोनों को इस समय डर जरूर लग रहा था, लेकिन उन्हें इतनी चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि एल्डर कश्यप उन दोनों का कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार दोनों अलग गुरुकुल से हैं। लेकिन भरत, उसकी हालत खराब थी। उसे पता था कि उसे तो सजा हर कीमत पर मिलेगी। एल्डर कश्यप भरत ने अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एल्डर कश्यप ने अपने हाथ को उसकी तरफ किया और किसी तलवार की भांति चलाया। उनके ऐसा करते ही उनके हाथ से एक ऊर्जा की तरंग तीव्र रफ्तार से निकली और भरत के शरीर के आर पार निकल गई। अगले ही पल भरत का शरीर 2 टुकड़ों में कट गया। यह नजारा देखकर वहां पर मौजूद सभी योद्धाओं के पसीने छूटने लगे।
यहाँ तक कि ललित और सुमाली का भी डर से बुरा हाल था। सभी को लगा था कि एल्डर कश्यप बस भरत को थप्पड़ मारेंगे या फिर उसका कोई हाथ पैर काटकर उसे छोटी सी सजा देंगे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एल्डर कश्यप आकर्ष जैसे एक बाहर के व्यक्ति के लिए अपने खुद के गुरुकुल के एक ऐसे योद्धा को मार देंगे जो न सिर्फ उनके गुरुकुल का एल्डर था बल्कि भूपाल मंडल के 2 सिद्धांतों को भी समझ चुका था। आकर्ष भाई, भरत हमारे गुरुकुल का एल्डर था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। लेकिन ललित और सुमाली, यह दोनों हमारे गुरुकुल का हिस्सा नहीं है। मैं चाहकर भी इन्हें सजा नहीं दे सकता जब तक कि आप एल्डर कश्यप ने आकर्ष की तरफ देखा और कुछ कहने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने अपनी बात पूरी तो नहीं की थी, लेकिन आकर्ष और कुछ समझदार योद्धाओं को समझ में आ गया था कि उनके कहने का मतलब क्या है। आप मेरी चाल मुझ पर ही चल रहे हैं? कोई बात नहीं। अगर ऐसा है तो मैं घोषणा करता हूं कि आज और अभी से मैं सुदर्शन देव गुरुकुल का हिस्सा हूं। आकर्ष ने सभी के सामने घोषणा करते हुए कहा। इतना सुनते ही एल्डर कश्यप के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। इस समय किसी के भी लिए अंदाजा लगाना मुश्किल था कि एल्डर कश्यप कितने ज्यादा खुश हैं। दूसरी तरफ ललित और सुमाली को समझ में आ चुका था कि कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब तक तो एल्डर कश्यप ने उन पर प्रहार इसलिए नहीं किया था क्योंकि आकर्ष उनके गुरुकुल का हिस्सा नहीं था। लेकिन अब आकर्ष उनके गुरुकुल का हिस्सा बन चुका था, जिसका मतलब था कि अब अगर एल्डर कश्यप उन दोनों को खत्म भी कर देते हैं तो भी उन दोनों के गुरुकुल एल्डर कश्यप और सुदर्शन देव गुरुकुल का कुछ भी नहीं कर सकते थे। यह बात समझ में आते ही ललित ने वहां से भागने की कोशिश की, जबकि सुमाली अपने स्थान पर ही खड़ा रहा। सुमाली समझदार था, इसलिए वह जानता था कि अगर वह वहां से भागा तो भी बच नहीं पाएगा क्योंकि उन्हें खत्म करने वाला योद्धा 7 सिद्धांतों को समझ चुका है। खैर, अब इस समझदारी का कोई मतलब भी नहीं था। एल्डर कश्यप ने आकर्ष की घोषणा सुनने के बाद बिल्कुल भी देरी नहीं की। उन्होंने फिर से अपने हाथ का इस्तेमाल करके सुमाली और ललित दोनों को एक ही प्रहार में खत्म कर दिया। 1 मिनट से भी कम समय में भूपाल मंडल के 3 योद्धा खत्म हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आकर्ष भाई, अब तो आप खुश हैं ना? चुप्पी को तोड़ते हुए एल्डर कश्यप ने आकर्ष से पूछा। बिल्कुल, आकर्ष ने जवाब दिया। यह सुनकर एल्डर कश्यप के चेहरे पर मुस्कुराहट और भी ज्यादा गहरी हो गई। इस समय पर सिर्फ वही जानते थे कि उन्होंने किसको अपने गुरुकुल में शामिल किया है। आकर्ष की कीमत उनके लिए एकदम से इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि आकर्ष उस गोली का निर्माण कर सकता था जिसको खरीदने के लिए ही उनके देव गुरुकुल को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। अगर आकर्ष की क्षमता के साथ रोजाना एक महामंत्र गोली भी मिली तो भी उनके लिए और उनके गुरुकुल के लिए यह बहुत बड़ा योगदान होने वाला था। वैसे तो यहाँ पर सारी गलती ललित, भरत और सुमाली की थी, पर अगर उनकी गलती नहीं भी होती तो भी आकर्ष को खुश करने के लिए एल्डर कश्यप उन तीनों को खत्म कर सकते थे। बल्कि उन्हें तो यह भी विश्वास था कि अगर आकर्ष की असली पहचान और उसकी क्षमता के बारे में बाकी के दोनों गुरुकुलों को पता चल गया तो वह भी इस पूरे मामले को ऐसे भूलने वाले थे जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। चिराग भी इस समय आकर्ष के पास ही खड़ा था। उसके लिए भी विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा था कि आकर्ष ने इतनी जल्दी इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। एक समय था जब वह और आकर्ष दोनों बराबरी पर थे, लेकिन आज दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर आ चुका था कि एक अपने छोटे से साम्राज्य में भी पूरी तरह से अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाया था, जबकि दूसरा आसपास के 373 साम्राज्यों सहित एक बड़े गुरुकुल के रक्षक एल्डर को अपने सामने विनम्रता पूर्वक बातें करने के लिए मजबूर कर चुका था। एल्डर कश्यप, यह मेरा दोस्त चिराग है। मैं चाहता हूं कि आप इसे भी अपने गुरुकुल में शामिल करें और एक अच्छा स्थान दें। आपको इसका हमेशा समर्थन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह अपने आप आगे बढ़ सकता है। आपको बस इसको एक आधार देने की आवश्यकता है। आप इतना तो कर ही सकते हैं, है ना? आकर्ष ने एल्डर कश्यप से निवेदन किया।
उसकी बात सुनकर एल्डर कश्यप से पहले चिराग चौंक पड़ा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि आकर्ष सच में उसको सुदर्शन देव गुरुकुल जैसे बड़े गुरुकुल में शामिल करवा रहा है। आकर्ष के ऐसा करने के पीछे उसका अपना एक कारण था। जब कनमणि गुरुकुल की वह महिला आकर्ष को मारने आई थी, उस समय आकर्ष यह जानता था कि वह अपनी खुद की क्षमता के बल पर बच सकता है, लेकिन इस बारे में चिराग को कुछ भी पता नहीं था। पर इसके बावजूद उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए आकर्ष को बचाने की कोशिश की थी, वह भी 2 बार। जब वह आकर्ष को इतना ज्यादा मानता था तो आकर्ष इतना स्वार्थी नहीं था कि चिराग को सही समय आने पर ऐसे ही छोड़ देता। जिसने उसके लिए खून बहाया है, आकर्ष उसके लिए एक अच्छा स्थान तो हासिल कर सकता था। पहले तो चिराग को समझ में नहीं आया कि क्या कहे, पर थोड़ी ही देर बाद जब उसने देखा कि आकर्ष उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है, तो उसे समझ में आ गया कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है। उसने एक गहरी सांस ली और एल्डर कश्यप की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में इस बार उम्मीद थी। अब उसने भी अपना मन बना लिया था कि वह भी सुदर्शन देव गुरुकुल में शामिल होगा। एल्डर कश्यप चिराग की आंखों में उम्मीद का वह भाव देख पा रहे थे। सुदर्शन देव गुरुकुल हमेशा प्रतिभाशाली योद्धाओं को अपने गुरुकुल में जगह देता था। फिर यहाँ तो चिराग प्रतिभाशाली होने के साथ साथ आकर्ष का दोस्त भी था। एल्डर कश्यप मना कैसे कर सकते थे? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप अपने दोस्त को गुरुकुल में शामिल करवाना चाहते हैं तो हमारा गुरुकुल खुली बाहों से आपके दोस्त का स्वागत करता है। मुझे गुरुकुल प्रमुख से जाकर बात करनी है। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप और आपका दोस्त दोनों गुरुकुल प्रमुख से मिलने चल सकते हैं? जरूर, आकर्ष ने जवाब दिया और उसके बाद एल्डर कश्यप व चिराग के साथ वहां से रवाना हो गया। जाने से पहले उसने एक बार सूर्यवर्धन की तरफ देखा। उसने धीरे से अपना सिर सहमति में हिलाया। बाकी किसी को तो कुछ समझ में नहीं आया, पर सूर्यवर्धन समझ गया कि वह क्या कहना चाहता है। उसने भी वापस एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। यह सब कुछ राजा गिरीश देख रहे थे। पूरी बात तो उन्हें भी समझ में नहीं आई थी, लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया था कि आकर्ष और सूर्यवर्धन अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। तुम और आकर्ष एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हो, है ना? तुम्हें यह बात पता थी कि वह एक उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री है। फिर तुमने इस बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? राजा गिरीश ने एक शांत स्वर में सूर्यवर्धन से पूछा। आपसे ज्वाला हांडी मांगने तो आया था। अफसोस आपको अपनी सत्ता के लालच से समय नहीं मिला। जवाब देना तो दूर, आपने मुझसे बात करने की भी कोशिश नहीं की। सूर्यवर्धन ने इस बार किसी अजनबी की तरह जवाब दिया। पता नहीं क्यों, पर राजा गिरीश को आज यह जवाब थोड़ा सा चुभा। अगर तुम आकर्ष को अपने साथ लेकर आते और आकर्ष अपनी उच्च श्रेणी की देव ज्वाला प्रदर्शित करके मुझे बताता कि वह उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री है, तो मैं मना क्यों करता? राजा गिरीश ने कहा। और वह ऐसा क्यों करता? आप कौन है जिसके सामने उसे कुछ साबित करने की आवश्यकता है? आपको लगता है उसके जैसे इंसान को इस बात से कोई फर्क भी पड़ता कि आपको पता है कि वह उच्च श्रेणी का रसायन शास्त्री है या नहीं? सिर्फ सिंहासन पर बैठने से आपको लगता है कि आप सबसे ऊपर हैं? दुनिया बहुत बड़ी है। हर किसी को आपके स्वीकृत की आवश्यकता नहीं। सूर्यवर्धन ने जवाब दिया। उसका जवाब कर्कशता से भरा हुआ था, जिसको सुनकर राजा के चेहरे के भाव तो गंभीर हुए, मगर साथ में राजकुमार वंश और राजकुमार कौशल दोनों के चेहरे का रंग काला पड़ गया। दोनों को समझ में आ चुका था कि दोनों पक्षों में आग लगी हुई है, तो दोनों ने इस आग को और ज्यादा भड़काने की कोशिश की। सूर्यवर्धन, यह मत भूलो कि तुम इस समय किसके सामने खड़े हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पिता से इस तरह से बात करने की? राजकुमार वंश ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। तुम्हें लगता है कि तुम्हें उस व्यक्ति का समर्थन प्राप्त हो गया है, तो अब तुम हम सबसे बड़े हो गए हो। अभी पिताजी से माफी मांगो। राजकुमार कौशिक ने भी गुस्से से भरे स्वर में कहा।
लेकिन सूर्यवर्धन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वह लोग उस पर कितना ज्यादा गुस्सा है। एक प्रकार से देखे तो अपने परिवार से उसका मन भर चुका था। उन लोगों से उसे कोई उम्मीद वैसे भी नहीं थी। उसके लिए तो इतना ही पर्याप्त था कि जिस व्यक्ति पर उसने थोड़ा बहुत भरोसा दिखाया था, उसने भी दूसरे गुरुकुल में शामिल होने से पहले उसका भरोसा नहीं तोड़ा था। देखा जाए तो कौशिक और वंश की तुलना में वो आकर्ष को अपना ज्यादा करीबी मानता था। इधर राजा गिरीश को अपने दोनों बेटों की चाल समझ में आ रही थी। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, सूर्यवर्धन बिल्कुल सही कह रहा है। अगर आकर्ष अपनी पहचान उजागर कर देता तो भी कुछ बदलता नहीं। उसे मेरे सामने अपनी पहचान उजागर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। गलती मेरी है जो मैं दूर तक देख नहीं पाया। पर आज मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। आज मैं सभी के सामने घोषणा करता हूं कि मेरे बाद मेरे सिंहासन का अगला वारिस राजकुमार सूर्यवर्धन होंगे। राजा गिरीश की इस घोषणा ने सभी लोगों को चौंका दिया। खुद सूर्यवर्धन भी हैरान था, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान थे वंश और कौशिक। दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि उनके पिता का पक्ष एकदम से इतना कैसे बदल गया था। अगर सूर्यवर्धन आकर्ष के समर्थन से राजा बनता तो बात अलग थी। दोनों अपनी हार को स्वीकार कर लेते, लेकिन उनके पिता के द्वारा सूर्यवर्धन को समर्थन देना, यह उन दोनों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। दोनों के मन में ईर्ष्या, गुस्से और घृणा की चिंगारी जल उठी। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? वह दोनों इस पद पर नहीं थे कि अपने पिता से सीधे जवाब की मांग कर पाते। फिर अपने पिता के फैसले पर सवाल उठाना तो बहुत दूर की बात थी। वही गरुड़ साम्राज्य के बाकी सदस्यों ने जब राजा की घोषणा को सुना तो सभी ने तुरंत सूर्यवर्धन को राजकुमार कहकर उसका जयकारा लगाना शुरू कर दिया। यह लोग जानते थे कि अब राजकुमार सूर्यवर्धन अगला वारिस बन चुका है। अगर अभी से उसका पक्ष लिया तो आगे भविष्य में वह सीधा राजा से करीबियां बढ़ा सकते थे। दूसरी तरफ आकर्ष, महा और चिराग तीनों एल्डर कश्यप के साथ सुदर्शन शहर से बाहर निकल चुके थे। शहर से बाहर आते ही एल्डर कश्यप ने उन तीनों को अपनी ऊर्जा में बंद किया और अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। लगभग आधे घंटे बाद वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जो किसी छोटे शहर के जैसा लग रहा था। लेकिन यह गुरुकुल नहीं था। यह बस उसका बाहरी भाग था। असली गुरुकुल तो वहां पर लगी एक अदृश्य दीवार के पीछे था, जिसके पीछे का दृश्य नजर नहीं आता था। जब एल्डर कश्यप ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तब जाकर कुछ पलों के लिए दीवार हटी और पीछे का गुरुकुल नजर आने लगा, जिसे गुरुकुल का वास्तविक भाग कहा जा सकता था। हमारा सुदर्शन देव गुरुकुल सुदर्शन चक्र के जैसा है। पूरे गुरुकुल में 999 द्वीप है जो हवा में उड़ते हैं। यह केंद्र बिंदु के चारों तरफ चक्र लगाते रहते हैं। इन 999 द्वीपों में से 9 उच्च श्रेणी के द्वीप हैं, 90 मध्य श्रेणी के द्वीप है और 900 निम्न श्रेणी के द्वीप हैं। एल्डर कश्यप ने अपने गुरुकुल की भौगोलिक संरचना के बारे में जानकारी देना शुरू किया। उनकी बातें ध्यान से सुनने के बाद आकर्ष को पता चला कि सुदर्शन देव गुरुकुल में कुल 3 ऐसी खदानें हैं जहां से देवमणि नहीं बल्कि देव क्रिस्टल निकलते हैं। हालांकि यह देव क्रिस्टल निम्न श्रेणी के थे, लेकिन परम श्रेणी के देवमणियों से तो इनकी ऊर्जा कहीं ज्यादा उच्च थी। अगर ऊर्जा के हिसाब से अच्छे वातावरण की बात की जाए तो सबसे अच्छा वातावरण 9 उच्च श्रेणी के द्वीपों में था। यहाँ पर सिर्फ वही योद्धा रह सकते थे जिन्होंने भूपाल मंडल में प्रवेश किया हो। लेकिन यहाँ पर शर्त यह थी कि उन योद्धाओं का गुरुकुल में विशेष योगदान होना चाहिए। उच्च श्रेणी के द्वीपों के बाद अगर कोई अच्छा वातावरण वाले द्वीप थे तो वह थे मध्य श्रेणी के द्वीप। यहाँ पर गुरुकुल के सारे एल्डर रहते थे। वैसे कुछ विशेष शिष्यों को भी यहाँ पर रहने की अनुमति मिली हुई थी। उसके बाद सबसे आखिर में आते थे निम्न श्रेणी के द्वीप। यहाँ का वातावरण मध्य श्रेणी के द्वीपों से थोड़ा नीचे था। यहाँ पर देव ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में तो नहीं थी, लेकिन बाहर की तुलना में बहुत अच्छी थी। यहाँ पर सिर्फ शिष्यों को रहने का अधिकार था।
इसके अलावा जो योद्धा गुरुकुल में बिल्कुल नए शामिल होते थे, उन्हें भी यहीं पर रहने का स्थान दिया जाता था। एल्डर कश्यप, हम यहाँ पर काफी जल्दबाजी में आए हैं, इस कारण चिराग को बाकी सब लोगों से मिलने का मौका नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि कुछ दिनों के बाद आप चिराग को अपने साथ लेकर वापस सुदर्शन शहर जाएं ताकि राजा विराट और बाकी सबको बता सके कि चिराग अब से सुदर्शन देव गुरुकुल का हिस्सा होगा। एल्डर कश्यप की बात पूरी होने के बाद आकर्ष ने उनसे कहा, कोई बात नहीं, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। एल्डर कश्यप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गुरुकुल में शामिल होने के बाद मुझे बाहर जाने का ज्यादा समय नहीं मिलेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस दौरान आप मेरी एक और छोटी सी मदद करें। नील साम्राज्य ने जो कुछ भी किया था, उसके बाद उन्हें ऐसे ही छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। वैसे तो मुझे पता है कि आपका गुरुकुल इन मामलों में दखलंदाजी नहीं करता है, पर मैं चाहता हूं कि आप नील साम्राज्य के राजा को सबक सिखाएं। अगर हो सके तो चिराग के पिता के भाई राजा विराट को इस नील साम्राज्य का नया राजा बना दिया जाए। आकर्ष ने कहा। यह सुनकर एल्डर कश्यप एक पल के लिए सोच में पड़ गए। दरअसल उन्हें नील साम्राज्य के बारे में इतना पता नहीं था। उनके बारे में याद करने के लिए उन्हें थोड़ा समय लग रहा था। जहां तक मुझे पता है तो नील साम्राज्य नाग शक्ति देव गुरुकुल के अधीन है। तीनों देव गुरुकुलों ने आपसी सहमति से नियम बनाया था कि कोई भी किसी दूसरे गुरुकुल के अधीन साम्राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर उच्च श्रेणी के साम्राज्य की बात होती तो थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन नील साम्राज्य बस एक मध्य श्रेणी का साम्राज्य है। मुझे विश्वास है कि अगर हम नाग शक्ति देव गुरुकुल को 2 मध्य श्रेणी के साम्राज्य देंगे तो बदले में वह नील साम्राज्य का नियंत्रण हमें दे देंगे। एक बार ऐसा हुआ तो नील साम्राज्य के राजा को उसके पद से हटाना और सबक सिखाना मुश्किल नहीं होगा। साथ में नवलोक साम्राज्य के राजा विराट को नील साम्राज्य का राजा बनाना भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। एल्डर कश्यप ने कहा। यह सब सुनकर चिराग को तो झटके पर झटके लग रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आकर्ष उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। एक बार अगर राजा विराट नील साम्राज्य के राजा बन गए तो तुम्हारे लिए आगे भविष्य में उनका स्थान लेना मुश्किल नहीं होगा। आकर्ष ने चिराग की तरफ देखते हुए कहा। पर मुझे राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, चिराग ने जवाब दिया। फिर से सोच लो, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अगर तुम राजा बने तो पूरे साम्राज्य पर तुम्हारा शासन होगा। तुम अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हो। आकर्ष ने चिराग से कहा। तुम्हारा कहना सही है, लेकिन मुझे सत्ता का लालच नहीं है। इसी वजह से तो मैं राजकुमार भी नहीं बना। मैं सुदर्शन देव गुरुकुल में रहकर अभ्यास करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता, पर कम से कम इतनी मेहनत तो करना चाहता हूं कि जब सिर उठाकर ऊपर देखूं तो कम से कम तुम्हें देख सकूं। अगर राजा बना तो लालच होगा। उस लालच के चक्कर में कई लोगों को नुकसान पहुंचाऊंगा, जिस वजह से मैंने अपने माता पिता को खोया। तुम चाहते हो कि मैं भी उसी रास्ते पर चलूं? नहीं, मैं जैसा हूं उसी में खुश हूं। राजमहल से ज्यादा मुझे ऐसे स्थान पर सुकून मिलता है जहां पर अभ्यास करने को मिले, चिराग ने जवाब दिया। यह सुनकर आकर्ष ने आगे कुछ नहीं कहा। चिराग के स्वभाव को देखते हुए उसे पता था कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। मुझे तुम्हारे अतीत के बारे में तो नहीं पता चिराग, लेकिन तुमने अभी जो कुछ कहा है वह हर किसी के लिए कहना आसान नहीं होता। तुम्हारे इन शब्दों के कारण मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब तक तुम सुदर्शन देव गुरुकुल में रहोगे, अपनी तरफ से हर कोशिश करूंगा कि तुम अपने रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ते रहो। यह मैं इसलिए नहीं कर रहा कि तुम आकर्ष भाई के दोस्त हो, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम इसके योग्य हो। एल्डर कश्यप ने मुस्कुराते हुए चिराग से कहा। इसके बाद वह उन तीनों को लेकर निम्न श्रेणी के एक द्वीप पर आ गए। असल में उन्हें पहले जाकर गुरुकुल प्रमुख को सूचित करना था, ताकि जब गुरुकुल प्रमुख आकर्ष और बाकी सबसे बात कर तो कोई और बीच में आकर उन्हें परेशान ना करें। नोट: आज एक अध्याय ही आएगा और कल अवकाश रहेगा।
2 दिन यात्रा में रहूंगा, इसलिए जो अध्याय बाकी रहेंगे उनकी भरपाई आगे कर दी जाएगी।